Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 20th of July 2021. तो गाइज आज है तारीख 20 जुलाई 2021 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है सीचल्स को, ये एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। इसी आर्टिकल को न्यूज़पेपर में 4-5 बार कवरेज मिल चुका है। नाउ आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। इनफैक्ट यहाँ पर ये सेम आर्टिकल एडिटोरियल पर भी आया, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से ये समझाने वाला हूँ ये पेगासस स्पाईवेयर क्या है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ये पेगासस स्पाईवेयर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में कवर किया गया है। लेकिन अभी यहाँ पर न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये बोलती है कि देखो एक न्यूज़ एजेंसी है जिसका नाम है द वायर, आपने नाम डेफिनेटली सुना होगा। साथ ही साथ बहुत सारे और इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, इनका कहना यह है कि देखो एक लिस्ट है, ठीक है, एक लिस्ट निकाली गई है, उस लिस्ट के अंदर बहुत सारे लोगों का नाम है और बोला यह जा रहा है जिन लोगों के भी नाम है वो सब स्पाईवेयर के टारगेट में है। मतलब कि ये पेगासस स्पाईवेयर उनके फ़ोन्स में देखने को मिलेगा। अब यह पेगासस स्पाईवेयर क्या है पहले इसको समझते हैं, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नाउ ये जो पेगासस स्पाईवेयर है ये जासूसी के लिए यहाँ पे काम आता है, ठीक है। स्पाई का मतलब आप समझ ही गए होंगे, तो यहाँ पर जासूसी के लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको डेवलप किया गया है इजरायली कंपनी के द्वारा, एनएसओ ग्रुप के द्वारा। आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज़ इस स्पाईवेयर को खरीदती हुई नजर आएंगी, आपको मालूम होगा। एक एग्जाम्पल बांग्लादेश का, सऊदी अरेबिया का, ठीक है, इन सब कंट्रीज़ ने जो है इस स्पाईवेयर को खरीदा है ताकि वो अपनी कंट्री के अंदर खासकर जो भी ऐसे लोग हैं जो कि सरकार के खिलाफ बोले या फिर ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं तो उनके उस पर, ठीक है, उनके ऊपर यहाँ पर स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। देन उसके बाद उनका जो स्मार्टफोन्स है, अब चाहे स्मार्टफोन iOS लेवल का हो यानी एप्पल हो या फिर एंड्रॉयड हो, दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम में ये पेगासस स्पाईवेयर अटैक कर सकता है। ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। नाउ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो स्पाईवेयर है जैसे ही आपके डिवाइस के अंदर एंटर करता है, आपके बहुत सारा डेटा यहाँ से निकाला जा सकता है, जैसे कि कॉल लॉग्स हो गए, रीडर्स मैसेजेस, फिर उसके बाद ईमेल, कैलेंडर, इंटरनेट हिस्ट्री और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, लोकेशन डेटा हो गया। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर अटैक हो सकता है इस स्पाईवेयर की मदद से। देन उसके बाद बोला यह जाता है कि ये जो स्पाईवेयर है आज के टाइम पर ये अल्टीमेट लेवल पर पहुंच चुका है इसका अटैक, क्योंकि अभी यहाँ पर 0 क्लिक अटैक होता हुआ है। मतलब कि यह है कि अगर आपको यहाँ पे फ़ोन में कुछ भी नहीं करना है, आपके पास अगर व्हाट्सएप कॉल आती है तो व्हाट्सएप कॉल आने पर भी हो सकता है कि आपके फ़ोन के अंदर ये पेगासस स्पाईवेयर इंस्टॉल हो जाए और फिर उसके बाद आपके फ़ोन से ये सारा डेटा निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो आज के टाइम पर ये जो लिस्ट लाई गई है, लिस्ट के अंदर बहुत सारे लोगों का नाम है, जैसे कि राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, उसके बाद एक्स इलेक्शन कमिश्नर्स हैं लवासा, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे तृणमूल कांग्रेस लीडर हैं अभिषेक बनर्जी, यूनियन मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव, इन सब के नाम आप इस लिस्ट के अंदर देख पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि ये सब स्पाईवेयर के टारगेट हैं और इनके फ़ोन के अंदर कहीं ना कहीं स्पाईवेयर देखने को मिलेगा। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। स्पाईवेयर बेसिकली एक मॉलवेयर है। ये सब क्या होता है आगे एडिटोरियल पर मैं कंप्लीटली डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि ये आर्टिकल 3-4 बार आया है, तो फिर वहाँ पे हम लोग इसको और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी मैंने आपको ये न्यूज़ बता दी है। देन उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर आता है, जो यहाँ पे बोला ये जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन कर रहा है केरला सा, क्योंकि केरला ने अभी हाल ही में क्या किया है, तो केरला की सरकार ने किया यह है कि जो बकरा ईद है उस पर, बकरीद के ऊपर आप कह सकते हो रिलैक्सेशन दिया एक तरीके से। लॉकडाउन के अंदर, कोविड के अंदर जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगे थे उसके ऊपर काफ़ी हद तक छूट दी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही उठ रहा है सुप्रीम कोर्ट का कि ऐसा क्यों किया गया है। तो केरला सरकार को यहाँ पे इसका जवाब देना है 24 घंटे के अंदर अंदर, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। क्योंकि आज के टाइम पर हम लोग काम कर रहे हैं
कि ये चीज़ बिल्कुल भी ना फैले कोविड, और अगर यहाँ पर हम लोग इस तरीके की थोड़े बहुत रिलैक्सेशन देते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो लाइफ्स हैं वो अफेक्ट होंगी, ठीक है। और आने वाले टाइम पे हो सकता है कि कोविड ये वापस से बढ़ता हुआ नजर आए, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो उसी वजह से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन करा है, तो देखते हैं अभी केरला का सरकार का क्या जवाब आता है। 24 आवर्स के अंदर अंदर यहाँ पर इनको अपना रीज़न बताना है, रीज़न के साथ साथ एक्सप्लेन करना है क्यों यहाँ पर ये छूट दी गई है। ओके, देन उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल, एक और छोटा सा आर्टिकल है। आपको मालूम होगा पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे मंडे में यानी कल से ही जब सेशन स्टार्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ अपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा। मतलब उनका कहना यह है कि आज के टाइम पर जो फ्यूल के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, साथ ही साथ जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ है उसको लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया है। आप देख पाओगे यहाँ पे प्रोटेस्ट चल ही रहा था, ये चीज़ें देख पाओगे, ये पिक्चर है, ये तृणमूल के एमपीज़ हैं जो कि पार्लियामेंट के अंदर अराइव करे हैं बाईसाइकिल्स के ऊपर, यानी साइकिल्स के ऊपर आप देख पाओगे उन्होंने अराइव किया और साथ ही साथ प्रोटेस्ट किया है कि आज के टाइम पर जो फ्यूल के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हायर हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, अभी आगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ये आर्टिकल भी आपको आगे डिटेल में देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में एक कैबिनेट रिशफल किया है, बहुत सारे मिनिस्टर्स नए आ चुके हैं। अब यहाँ पे लोग जो दूसरे प्रोटेस्टर्स हैं, एक तरीके से जो अपोजिशन प्रोटेस्ट है वो एक तरीके से किस चीज़ के अगेंस्ट में, वो है फ्यूल प्राइस के अगेंस्ट में, साथ ही साथ जो फार्म लॉज हैं उनके अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। अब ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि कल ही मॉनसून सेशन बैठा है, तो पहले दिन पर ही यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिली हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर एक तरीके से सक्षम नहीं रहे सारे नए मिनिस्टर को इंट्रोड्यूस करने में, क्योंकि अभी आपको मालूम होगा क्योंकि नए नए मिनिस्टर्स आ चुके हैं, कैबिनेट जब रिशफल हुआ है तो सभी को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए, क्योंकि दिक्कत इतनी क्रिएट हुई है वहाँ पर, इस तरीके से प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल चुकी हैं। नाउ अब इस आर्टिकल के रिगार्डिंग कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है हमारे एग्जाम के लिए, वो आपको मालूम होगा पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे सेशंस होते हैं, जैसे कि उसमें से एक मानसून सेशन है, उसके बाद बजट सेशन होता है, देन विंटर सेशन होता है। ये चलो इसके बारे में हम लोग थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे पार्लियामेंट के अंदर ये 3 सेशन होते हैं, एक है बजट सेशन, देन उसके बाद मॉनसून सेशन, देन उसके बाद विंटर सेशन। अब ये जो बजट सेशन होता है ये आपको जनवरी से अप्रैल में देखने को मिलेगा, इसके बीच में कंडक्ट किया जाता है। इस सेशन में होता क्या है, बजट लाया जाता है, और ये बजट लाया जाता है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, इसी वजह से इसको बजट सेशन बोला गया है। देन उसके बाद जो मॉनसून सेशन होता है ये आपको जुलाई से सितंबर के बीच में देखने को मिलेगा, और इस सेशन के बीच में जो पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन होता है पूरे सेशन में, ठीक है, जो कि अभी चल रहा है। देन उसके बाद होता है विंटर सेशन। विंटर सेशन को एक शॉर्टेस्ट सेशन भी बोला जाता है, क्योंकि ये दिसंबर से लेकर जनवरी तक देखने को मिलता है, इस वजह से इसको शॉर्टेस्ट सेशन बोला गया है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट इस न्यूज़पेपर में, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब ज़्यादा यहाँ पर पहले पेज पर कुछ देखने को मिलेगा नहीं। नाउ यहाँ पे आता है नेक्स्ट आर्टिकल, जहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, इन्होंने अभी यहाँ पर मार्क किया जो ये मॉनसून सेशन की स्टार्टिंग हुई है उसको। मॉनसून सेशन क्या है अभी हमने डिस्कस किया, तो पार्लियामेंट में अभी मॉनसून सेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो उसी को लेकर यहाँ पर ये बातचीत करी गई, और बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी जो ओपोजिशन है, ठीक है, उन्होंने एक तरीके से प्रोटेस्ट किया है अलग अलग चीज़ों को लेकर, जैसे मैंने अभी आपको बताया फ्यूल प्राइसेस को लेकर, फार्म लॉज को लेकर, और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, यानी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने ओपोजिशन से बोला है कि आप लोग इश्यूज़ को उठाओ, ठीक है, इश्यूज़ को उठा सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट को अलाउ करो कि वो रिस्पॉन्ड कर सके इन चीज़ों के रिगार्डिंग, ठीक है। आप लोग यहाँ पर गवर्नमेंट को अलाउ नहीं कर पा रहे हो इन चीज़ों के रिगार्डिंग कि वो रिस्पॉन्ड कर पाए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा इसमें आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, खासकर हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो एग्जाम के लिए कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। होगा क्या, आने वाले टाइम पर ऐसे आर्टिकल एडिटोरियल्स पर देखने को मिल जाते हैं, तो आप लोगों का बेस क्लियर होगा, तो एडिटोरियल भी आराम से समझ में आएगा। देन उसके बाद ये छोटी सी खबर है, आपको मालूम ही होगा, नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं, देबुआ, ठीक है, पूरा नाम है शेर बहादुर देबुआ। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बेस्ट विशेस दी हैं इनको, नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं ये वहाँ के, तो उसी अवसर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने शुभकामनाएं दी इनको, उसी वजह से ये देखने को मिलेगा। आने वाले टाइम पर देखने वाले हैं हम लोग किस तरीके से रिलेशन होने वाले हैं इंडिया और नेपाल के। हालांकि जो इनसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली, उनके साथ भारत के रिलेशन के इतने जचे नहीं, काफ़ी रिलेशंस ख़राब हुए। इनफैक्ट वहाँ पर उनके अंडर में इंडिया और नेपाल के पहली बार पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप्स ख़राब हुए हैं, ऐसा बहुत सारी रिपोर्ट्स बताती हैं। देन उसके बाद आज के टाइम पर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से अब रिलेशंस इंप्रूव होते हैं एक नए प्राइम मिनिस्टर के अंडर में। हो सकता है यहाँ पे देखो बहुत सारी आस यही लगाई जा रही है कि आज अब से जो है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस काफ़ी हद तक मेंटेन होंगे, क्योंकि जो पहले वाले प्राइम मिनिस्टर थे उनका कहना यही था ये चीज़ नेपाल से है, ये चीज़ नेपाल की है, या ये चीज़ ऐसी है, उनका हमेशा से ऐसा ही स्टेटमेंट रहा है,
ठीक है। देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, क्या है, जो वुमेन्स ग्रुप हैं वो ये चाहती हैं कि ये यूपी का जो ड्राफ्ट पॉपुलेशन बिल आया था ये हटा दिया जाए, इसको एंड कर दिया जाए, क्योंकि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा यहाँ पर वुमेन्स ग्रुप के द्वारा कहना है। वुमेन्स ग्रुप कौन कौन से हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। वुमेन्स ग्रुप में नाम दिया गया है AIWDA, ठीक है। देन उसके बाद और भी बहुत सारे, इक्विटी इन सोसाइटी एंड अरुणा रॉय ऑफ मजदूर किसान शक्ति संगठन, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पर विमेन एसोसिएशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेन एसोसिएशन और ही बहुत सारे ऐसे ऐसे ग्रुप्स देखने को मिल जाएंगे। तो इन्हीं से रिलेटेड जो भी विमेन्स हैं उनका कहना है यह है कि इस लॉ को एंड करना चाहिए। नाउ क्यों करना चाहिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आप देख पाओगे उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी एक लॉ, एक तरीके से पूरा क्लियर तो नहीं हुआ है, अभी सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्ट आया है। अभी ड्राफ्ट को एक्ट बनने में बहुत टाइम लगने वाला है। अब ये जो ड्राफ्ट है एक तरीके से ये उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल करने वाला है, ऐसा यहाँ पर ये ड्राफ्ट लाया गया। नाउ यहाँ पे वुमेन्स का कहना यह है कि ये जो ड्राफ्ट है ये कहीं ना कहीं वॉयलेट कर रहा है राइट टू इक्वालिटी को, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं किया गया। क्योंकि होगा क्या कि ये जो 2 चाइल्ड पॉलिसी है, क्योंकि इस ड्राफ्ट के अंदर यही लिखा हुआ है कि 2 बच्चे होने चाहिए, 2 से ज़्यादा होंगे तो फिर उस व्यक्ति को, अगर इसके बच्चे 2 से ज़्यादा होंगे तो उसको डिसइंसेंटिवाइज किया कर दिया जाएगा, मतलब कि उसको सरकार के द्वारा जो बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वो नहीं दी जाएंगी। उसके साथ यहाँ पर जो भी इस 2 चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट करेगा उसको यहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, उसको और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इक्वालिटी के ऊपर उंगली उठाता है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर बोला गया है कि राइट टू इक्वालिटी को ये वॉयलेट करता है। तो इसी वजह से ये जो ड्राफ्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस ड्राफ्ट को एंड करना चाहिए। ड्राफ्ट का नाम क्या है आपको मालूम होगा, ड्राफ्ट का नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये अभी लंबे समय तक चर्चा में रहने वाला है। इसका नाम है उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021। ओके, तो यहाँ पर ये वॉयलेशन करता हुआ नजर आएगा राइट टू इक्वालिटी का। उसी वजह से यहाँ पर वुमेन्स का कहना है कि यहाँ पर ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ये एग्जैक्टली बिल क्या था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पॉलिसी लाई गई थी यहाँ पर लगभग 4 से 5 टारगेट रखे गए थे। 5 टारगेट क्या रखे गए थे, पहला तो पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, उसके बाद जो माओ की डेथ होती है बच्चे को जन्म देते वक्त, तो वो डेथ कम से कम कर दी जाए। उसके बाद और जैसे कि बच्चा जब पैदा होता है उसकी डेथ हो जाती है उसको कम कर दिया जाए। साथ ही साथ जो न्यूट्रिशन स्टेटस है उसको ज़्यादा बढ़ाया जाए, और जो एक तरीके से और भी आप कह सकते हो कि सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर इस पॉलिसी का मेन काम यही रहे, और अगर हम इसके ऊपर भी सबसे प्रायोरिटी के ऊपर रखें तो मेन काम यही है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। अच्छा, ये लाया क्यों गया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट है पूरे भारत के अंदर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर राज्यों के मामले में देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगी, और आने वाले टाइम पे ये और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। उसी वजह से ये स्टेप्स उठाए गए हैं। नाउ ये जो 2 चाइल्ड पॉलिसी है यहाँ पे देखो, इसके अंदर आपको समझ गए होंगे नाम से कि 2 ही बच्चे कर सकते हैं। 2 बच्चे से ज़्यादा करोगे तो आपको बहुत सारे जो इंसेंटिव्स होते हैं वो नहीं मिलते, ठीक है। आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी आपको, खासकर स्टेट गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट जॉब की बात हो रही है। उसके साथ आपको प्रमोशंस वगैरह नहीं मिलेंगे, और भी बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स होती हैं उनका फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। अगर आप लोग इस 2 चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट करते हो तो आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, प्रमोशन भी होगा, हर चीज़ यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो यही चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद आते हैं पेज नंबर 9 के ऊपर। अब ये वाला पेज आप देख पा रहे हो, ये वाला पेज पूरा का पूरा भरा पड़ा है पेगासस स्पाईवेयर से रिलेटेड है, ठीक है। पेगासस स्पाईवेयर के रिगार्डिंग यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो एक आर्टिकल में पूरा कंप्लीट डिस्कस करूंगा किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को हिट करूंगा, किस तरीके से आंसर राइटिंग कर सकते हो इस साइबर अटैक खासकर पेगासस स्पाईवेयर को लेकर। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे आगे एडिटोरियल पर, बट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये आर्टिकल्स क्या बोलते हैं। देखो अभी यहाँ पर क्या है, ये जो पेगासस स्पाईवेयर है इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, खासकर जो भी ओपोजिशन पार्टीज़ आपको आज के टाइम पर जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके ओपोजिशन वाले लोग देखने को मिलेंगे, उनके भी बहुत सारे नाम हैं इस लिस्ट के अंदर। अब बोला ये जा रहा है क्या सरकार ने यहाँ पर इस पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है, क्या सरकार की तरफ से इसका इस्तेमाल किया गया, सरकार जो है यहाँ पर इसका ये जो स्पाईवेयर है इसका यूज़ कर रही है, ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो यहाँ पे आगे मैं बताऊंगा एडिटोरियल पर क्या ऐसा है, वाकई में ऐसा है कि गवर्नमेंट जो है इसका इस्तेमाल करिए, क्या गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर इजराइल से ये परचेज़ कर रखा है, क्योंकि देखो इजराइल से ना ये स्पाईवेयर बहुत सारी कंट्रीज़ ने परचेज़ कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल होगा आने वाले टाइम पर, मतलब अभी
थोड़ी देर में। देन उसके बाद यहाँ पे एक आर्टिकल ये भी बोलता है कि देखो व्हाट्सएप के सीईओ का कहना यह है कि देखो वेकअप कॉल आ गई है, आपको यहाँ पर सिक्योरिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हुआ क्या है, लगभग 300 इंडियन फ़ोन नंबर्स हैं जहाँ पर स्पाईवेयर देखने को मिला है और ये व्हाट्सएप की मदद से ही घुस रहा है। व्हाट्सएप में आपको एक तरीके से वॉइस कॉल आएगी और वॉइस कॉल आने पर चाहे आप उसको उठाओ या ना उठाओ, अपने आप यहाँ पर स्पाईवेयर ये इंस्टॉल हो जाएगा। पेगासस स्पाईवेयर इसका नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर पेगासस क्या होता है, आपने थंबनेल में देखा होगा, एक ऐसा घोड़ा जिसके आपको बड़े बड़े पंख देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है, तो उसको पेगासस बोलते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का ये स्पाईवेयर है। तो इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर व्हाट्सएप सीईओ ने भी यहाँ पर अपनी चिंता जताई है, क्योंकि ये काफ़ी मतलब खतरनाक सा साबित हो जाएगा अगर ऐसी चीज़ें थोड़ी सी और बढ़ती हुई नजर आएंगी तो। देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे चर्चा हो रही है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन इज अ प्रायोरिटी के ऊपर। नाम से समझ गए होंगे, यानी कि चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना हमें प्रायोरिटी के ऊपर रखना है, सबसे ऊपर हमें उनको सबसे पहले प्रोटेक्शन देनी है। आर्टिकल क्या है, तो देखो केंद्र सरकार ने इन्फॉर्म किया दिल्ली हाई कोर्ट को कि इन्होंने यहाँ पर क्या करा है, सारे स्टेट से बोल दिया है कि आप लोग एक इमीडिएट एक्शन लो, ताकि जो बच्चे हैं, ठीक है, ऑर्फेंड हैं या फिर जिनके बच्चों की माँ बाप की डेथ हो चुकी है इस कोविड की वजह से, तो उन बच्चों को एक केयर और प्रोटेक्शन दी जाए। और केयर और प्रोटेक्शन देने के लिए बच्चों के लिए एक एक्ट है, आपको ध्यान रखना है, वो है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, बच्चों को प्रोटेक्शन देता है, बच्चों की केयर करने में यहाँ पे मदद करता है ये एक्ट। अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इन्होंने एक एफिडेविट में बोला है कि जो ये बच्चे हैं आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस सिचुएशन में हैं, जो कि पेंडेमिक से अफेक्ट हुए हैं, उन सबको यहाँ पे प्रोटेक्शन देनी चाहिए इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंडर में। तो यहाँ पे क्या है, बच्चों को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए जो कि पेंडेमिक से हर्ट हैं, जिनके माँ बाप की डेथ हो गई है, ठीक है, जो आज के टाइम पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उनको यहाँ पर केयर करना पड़ेगा। और साथ ही साथ उन बच्चों की जो प्रोटेक्शन है, उन बच्चों की जो केयर है, उसको हमने प्रायोरिटी बेसिस पर रखना है, ऐसा यहाँ पर ये स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो और क्या चीज़ें बोली हैं, बार बार वही चीज़ें बोली गई हैं। और आपको मालूम होगा हाल ही में भी बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, जिन भी यहाँ पर बच्चे के माँ बाप की डेथ हो चुकी है कोविड की वजह से, उनको यहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, ठीक है। पीएम केयर फंड का इस्तेमाल करके भी उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम पर इस्तेमाल होंगी। देन उसके बाद यहाँ पे आज के टाइम पर बच्चों की मेंटल हेल्थ केयर के ऊपर भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है इस पैंडमिक से। यहाँ पे फैक्ट ये बताता है, जो ये बच्चे हैं, आप कह सकते हो कि इनका साइकोलॉजिकल और जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है इस पैंडमिक से, ऐसा यहाँ पर कहना है, ठीक है। और इसी वजह से बच्चों को एक हेल्थ केयर नीड्स की भी ज़रूरत है, तो इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जनरल सी बातें हैं। यहाँ पे क्या है कि आप लोग बस खाली अपना एक जो है अपने मेंस आंसर राइटिंग में एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो कि हाँ पैंडेमिक से बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ा है, तो बच्चों के ऊपर ये असर पड़ा है। सरकार क्या कर रही है, तो सरकार यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही है, इस एक्ट का इस्तेमाल यहाँ पे करा जा रहा है। देन उसके बाद और भी बहुत सारे स्टेप्स उठाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। तो यहाँ पर बोला गया है पाकिस्तान जो है भारत को एक्यूज़ कर रहा है, मतलब भारत को एक्यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर इसका कहना यह है कि जो आज के टाइम पर पाकिस्तान एफएटीएफ की लिस्ट के अंदर देखने को मिलेगा, वो भारत की वजह से। भारत बार बार जो है पाकिस्तान को एफएटीएफ के अंदर लिस्ट के अंदर घसीटता है, तो फिर उसी वजह से आज के टाइम तक इतना लंबे समय हो गया पाकिस्तान इस लिस्ट से बाहर नहीं निकल पा रहा है, ऐसा यहाँ पे पाकिस्तान का स्टेटमेंट है। तो इंडिया जो है यूज़ कर रहा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अपने पॉलिटिकल डिज़ाइन के लिए, ऐसा यहाँ पे पाकिस्तान ने बोला है कि अपने पॉलिटिक आइडियोलॉजी के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, और उसी वजह से पाकिस्तान को यहाँ पर एफएटीएफ के अंदर बार बार डाल दिया जाता है। तो मतलब ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये सारी बातें बोली गई हैं पाकिस्तान के जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर हैं उनके द्वारा। और आप कह सकते हो यहाँ पर और क्या चीज़ें बोली गई हैं कि देखो एक सेकेंड, इन्होंने जो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब को क्रिटिसाइज़ भी किया है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पाओगे जो ये पाकिस्तान का जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है, इनका जो स्टेटमेंट है, इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बोली हैं कि देखो जो ये पाकिस्तान रिपीटेडली आपको ये एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट के अंदर देखने को मिलेगा 2018 से। ये एक तरीके से आप कह सकते हो पॉलिटिकल डिज़ाइन है भारत का। भारत की वजह से ही बार बार आपको ये पाकिस्तान एफएटीएफ के अंदर देखने को मिलेगा, यह स्टेटमेंट इनका कहना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग ध्यान रख सकते हो, लेकिन ये डायरेक्टली एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इससे क्या आएगा एग्जाम में, कुछ भी नहीं आएगा। 2 लाइन आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आपने पढ़ा होगा काफ़ी बार, ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो ये जो एफएटीएफ है आपका जीएस पेपर 2 प्लस जीएस पेपर 3 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
अपने सिलेबस में आप टॉपिक्स देखोगे तो बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म, ग्रुप्स एंड एग्रीमेंट, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। वहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। बात करते हैं एफ के बारे में, तो एफ एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरीके से इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी जो सरकारें हैं वो आपस में मिलकर काम करती हैं, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1989 में, जब एक G7 समिट चल रहा था पेरिस के अंदर। और आज के टाइम पर काम ये करता है एफ कि कंट्री के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग है या फिर टेरर फाइनेंसिंग है ये ना हो। यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता क्या है कि जो ब्लैक मनी होता है उसको वाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, साथ ही साथ जो आतंकवाद है उसके पास पैसा पहुंचाया जाता है। एक तरीके से पैसे की वजह से यहाँ पर ये जो टेररिज्म है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। तो इन चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। नाउ एफ के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। मेन ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता ही दिया है क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करना, टेररिज्म फाइनेंसिंग को खत्म करना। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर यहाँ पे काम करता है, इस चीज़ों को कॉम्बैट करने के लिए मदद करता है। देन उसके बाद एफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो लोकेटेड है ओपेक हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर। ठीक है, कहाँ पर है, ओपेक बोल रहा हूँ, OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का जो हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर, वहाँ पर आपको इसका सेक्रेटेरिएट देखने को मिलेगा। और एफ के अंदर कितनी मेंबर कंट्रीज़ है, तो आज के टाइम पर 39 मेंबर कंट्रीज़ आपको एफ के अंदर देखने को मिलेंगी। इसी के साथ जो यूरोपियन कमीशन है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, ये सब भी देखने को मिलेगा। भारत भी जो है एफ का मेंबर है। अब एफ जो है अपनी दो लिस्ट बनाकर चलता है, एक होती है ग्रे लिस्ट और दूसरी होती है ब्लैक लिस्ट। मतलब कि किसी कंट्री के अंदर अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग देखने को मिल रही है या फिर टेररिज्म फाइनेंसिंग देखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है हमने ये एफ बनाया इसलिए कि इन चीज़ों को कॉम्बैट करेगा, तो उन कंट्री के खिलाफ तो स्टेप उठाया ही जाएगा। तो बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या करती है, अगर किसी कंट्री के अंदर ये सिनेरियो देखने को मिल रहा है तो फिर एफ उसको ग्रे लिस्ट या फिर ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल देता है। लेकिन ग्रे लिस्ट को एक वार्निंग लिस्ट भी बोला जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ग्रे लिस्ट के अंदर फिलहाल इतना नुकसान नहीं है, फिलहाल नुकसान तो है, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है जितना ब्लैक लिस्ट के अंदर। अगर ब्लैक लिस्ट के अंदर किसी कंट्री को डाल दिया जाता है तो उसके तरफ सारे फंड्स वगैरह कट कर दिए जाते हैं और भी बहुत सारे सैंक्शंस वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन आज के टाइम पर ग्रे लिस्ट के अंदर बहुत सारी कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन ब्लैक लिस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो कंट्री हैं, वो है नॉर्थ कोरिया और ईरान। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ग्रे लिस्ट की। तो ग्रे लिस्ट के अंदर मैंने आपको बताया वार्निंग लिस्ट है, बहुत सारी कंट्री है, इसी के अंदर आपको पाकिस्तान भी देखने को मिलेगा। और बोला यह जाता है कि अभी भी यहाँ पर सिचुएशन नहीं सुधारता है पाकिस्तान, तो उसको उठाकर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर टेररिज्म फाइनेंसिंग प्लस मनी लॉन्ड्रिंग ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक ये होती हैं। अब मैं ये जो एफ को लेकर पाकिस्तान की हिस्ट्री है इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें और क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। आप यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे होंगे, तो देखो बोला ये जा रहा है पाकिस्तान जो है एफ के अंदर लाया गया, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था एफ की 2008 में। फिर उसके बाद आप देख पाओगे 2008 से लगातार यहाँ पर ग्रे लिस्ट के अंदर वो देखने को ही मिलेगा। तो इसी वजह से तो यहाँ पर ये आर्टिकल पब्लिश किया गया था 2008 में। फिर उसके बाद 2009 में इसको टेकन ऑफ किया गया ग्रे लिस्ट से। फिर उसके बाद 2012 में वापस से ग्रे लिस्ट में डाला गया। देन उसके बाद 2013 में ये ग्रे लिस्ट में रहा ही था। देन उसके बाद 2014 में भी ग्रे लिस्ट में रहा। 2015 में इसको वापस से टेकन ऑफ किया गया, लेकिन 2018 में वापस इसको ग्रे लिस्ट में डाला गया। देन 2019 में अभी भी ग्रे लिस्ट में, 2020 में भी, 2021 में भी, ये लगातार आपको ग्रे लिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी कुछ हिस्ट्री है तो इसके बारे में ध्यान रखना। इसी वजह से आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि पाकिस्तान चाहता तो है कि यहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन मतलब कि कोई बात नहीं बन रही है, यहाँ से निकल पा नहीं रहा है। ओके, देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल है जिसमें बोला गया है स्पीडी ट्रायल एक फंडामेंटल राइट है। यहाँ पे ऐसा हाई कोर्ट ने बोला है, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या है ताकि आप लोग चीज़ों को समझ पाओ। जो बॉम्बे हाई कोर्ट है इन्होंने मंडे में यहाँ पर बोला है, देखो स्पीडी ट्रायल एक फंडामेंटल राइट है। आज के टाइम पर हो क्या रहा है, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद भाई जो केस है वो निपटारा काफ़ी टाइम बाद होता है, और जब निपटारा होता है केस का तो पता ये चलता है कि भाई वो कॉन्विक्ट ही नहीं है। मतलब ठीक है, क्या है कि एक तरीके से वो मुजरिम ही नहीं है। फिर इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। वो सब क्या हुआ है, जो ये ट्रायल चला है वो सब धीरे चलने की वजह से हुआ है। तो एक स्पीडी ट्रायल यहाँ पर होना चाहिए, एक फंडामेंटल राइट है स्पीडी ट्रायल, ऐसा यहाँ पे हाई कोर्ट का कहना है, खासकर बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना है कि जो भी पीपल हैं आज के टाइम पर जेल में आपको देखने को मिलेंगे, वो यहाँ पर जो है इस आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका ट्रायल शुरू होगा। ठीक है, तो मतलब अभी भी यहाँ पे जब अरेस्ट कर लिया गया है उसके बाद यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि हमारा ट्रायल कब शुरू होगा। तो फिर इसी वजह से यहाँ पे बोला ये गया है कि आपको स्पीडी ट्रायल करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी ट्रायल करना पड़ेगा, जिससे कि आप लोग जो है लोगों को यहाँ पर एक तरीके से जो भी कॉन्विक्ट है उसको सज़ा मिल जाए ना, जो कॉन्विक्ट नहीं है वो उसको हटा दो। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो है बहुत सारे लोग एक्यूज्ड हैं भीमा कोरेगांव
केस जो कास्ट वायलेंस केस हुआ था, ठीक है, तो इसी जो ये वायलेंस हिंसा भड़क हुई थी यहाँ पर, तो बहुत सारे लोगों को एक तरीके से अरेस्ट किया गया। और अभी हाल ही में एक पर्सन और न्यूज़ में थे, स्टैन स्वामी साहब, ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे इनके बारे में भी चर्चा है, ठीक है, तो इनको भी अरेस्ट किया गया था इस भीमा कोरेगांव केस के अंदर, इनको जेल भेजा गया। लेकिन चीज़ें अभी तक सुनवाई इनकी हुई नहीं थी, ठीक है, आप कह सकते हो कि चीज़ें सही से चली नहीं, एक तरीके से पूरा का पूरा मैटर इनका सुनवाई हुआ नहीं है, उससे पहले इनकी डेथ हो गई है। तो ऐसा सिनेरियो हम लोग को आज के टाइम पर अपने जस्टिस सिस्टम में ये देखने को मिलता है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, स्पीडी ट्रायल करो, जल्दी जल्दी ट्रायल करो और जल्दी जल्दी यहाँ पर केस को ख़त्म करो, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि आप कह सकते हो सालों से जेल में रह रहे हैं, जिनका भी ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है, बिना ट्रायल के रह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रायल शुरू होगा तो फिर उसके बाद चीज़ आगे बढ़ेंगी, देन उसके बाद उसी वजह से यहाँ पर आर्टिकल लिखा गया है। देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। यहाँ पे बोला गया है जो रेन डेफिसिट है वो कहीं ना कहीं हिट करने वाला है ऑयल सीड फार्मर्स को। आज के टाइम पर आपने देखा होगा, चलो अभी यहाँ पर कुछ दिनों से तो बारिश पड़ रही है, बहुत ज़्यादा पड़ रही है बहुत सारे एरियाज़ में, लेकिन हुआ क्या है, अब की बार रेन डेफिसिट देखने को मिला है, जो बारिश है उसमें कमी देखने को मिली है। उसकी वजह से हो सकता है जो ऑयल सीड फार्मर्स हैं उनको यहाँ पे नुकसान हो, ठीक है। अब क्या है, देखो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। हमने देखा अभी जो ये मानसून है, एक तरीके से इसकी मानसून के अंदर आपको रेनफॉल डेफिसिट अब की बार देखने को मिला है, रेनफॉल इतनी देखने को मिली नहीं है। इसकी वजह से जो फार्मर्स हैं आज के टाइम पर वो अपनी जो खरीफ क्रॉप पैटर्न है उसको चेंज करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। एक क्रेसल रिसर्च एनालिसिस है उसके द्वारा यहाँ पे बोला गया कि खरीफ पैटर्न क्रॉप पैटर्न्स को यहाँ पर चेंज किया जाएगा। और खासकर बोला जा रहा है जो नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया है यहाँ पर रेनफॉल डेफिसिट देखने को मिला है 55% से भी ज़्यादा। जो फार्मर्स आज के टाइम पर ऑब्वियस सी बात है उनको यहाँ पे नुकसान ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आज के टाइम पर ऑयल सीड उगा रहे हैं जैसे कि सोयाबीन या फिर ग्राउंड नट होते हैं, तो यहाँ पर इनको इस चीज़ों से रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी कि इनको ये जो ऑयल सीड हैं इससे मूव करना पड़ेगा, इससे हटकर दूसरे क्रॉप्स पर जाना पड़ेगा जहाँ पर एक तरीके से लो वाटर की रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि यहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ठीक है, और रेनफॉल कम हो रही है। इस वजह से ये लोग यहाँ पर दूसरे कॉटन की तरफ दूसरे एक तरीके से क्रॉप की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे कि कॉटन और मेज़, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। देन उसके बाद जो साउथ वेस्ट मानसून है यह आपको देखने को मिलेगा, कंट्री के अंदर आ चुका था 3 जून को, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे आप देख पाओगे कि बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर ये रेनफॉल हुई नहीं है, बहुत सारे एरियाज़ है सरप्लस रेनफॉल हुई है, बहुत सारे एरियाज़ हैं डेफिसिट रेनफॉल हुई है। पंजाब हरियाणा के अंदर आप देख पाओगे 70 से 80% तक डेफिसिट हुआ है, ठीक है। हाईएस्ट डेफिसिट आपको देखने को मिला है नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर, साथ ही साथ और भी बहुत सारे एरियाज़ के अंदर यहाँ पर ये डेफिसिट देखने को मिला है। चलो वहाँ पर तो सिनेरियो सही है जहाँ पर इरिगेशन सिस्टम बढ़िया है, ठीक है, मान लो यहाँ पर बारिश की कमी है कोई दिक्कत नहीं है, अगर वहाँ पर इरिगेशन सिस्टम सिंचाई का जो सिस्टम है वो काफ़ी बढ़िया है, आप भर के पानी दे के सिंचाई कर सकते हो, वो सही है। लेकिन जहाँ पर सिंचाई देने का सिस्टम नहीं है, जैसे राजस्थान हो गया है, ठीक है, जहाँ पर पहले से ही वाटर क्राइसिस आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर एक बारिश की ज़रूरत, एक हैवी रेनफॉल की ज़रूरत पड़ जाती है जब आप लोग इस टाइप की जो ऑयल सीड्स क्रॉप्स वगैरह को ग्रो कर रहे हो, तो ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कत देखने को मिल जाती है। तो उसी वजह से जो फार्मर्स हैं उनको कहीं ना कहीं आज के टाइम पर दिक्कत होती हुई नजर आ रही है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ये फार्मर्स हैं वो ऑयल सीड से जो भी ये ग्राउंड नट सोयाबीन होता है इसकी तरफ से शिफ्ट होंगे दूसरे क्रॉप्स की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर यही आर्टिकल है। अब यहाँ पे क्या है, इनका दिमाग सेट ये है फार्मर्स का कहना यह है कि अपना जो ये खरीफ क्रॉप पैटर्न है इसको चेंज करने वाले हैं, अब दूसरा पैटर्न अपनाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं ये खरीफ राबी क्रॉप, ठीक है, ये सब क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो ये जो राबी खरीफ जैद क्रॉप्स हैं इनके रिगार्डिंग यूपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं पहले, लेकिन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है और वापस से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तो राबी क्रॉप्स कौन सी होती है, जो कि अक्टूबर दिसंबर के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा ग्रो करी जाती है, ठीक है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, और हार्वेस्ट करी जाती है अप्रैल से लेकर जून के बीच में। इसके अंदर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो वो है वीट, बार्ले, पीस, ग्राम और जो मस्टर्ड है। कौन कौन से स्टेट्स के अंदर यहाँ पर ये रबी क्रॉप्स को उगाया जाता है, वो है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। देन उसके बाद आते हैं खरीफ क्रॉप्स। तो ये जो खरीफ क्रॉप्स है ये आपको जून जुलाई के बीच में देखने को मिलेगा, इसको उगाया जाता है। देन उसके बाद इसकी जो कटाई होती है, हार्वेस्टिंग होती है, तो वो होती है सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में। अब यहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप्स जो है उगाई जाती हैं, वो है राइस, मेज़, जोवर, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सारी आपको क्रॉप देखने को मिल जाएंगी। देन उसके बाद कौन कौन से स्टेट्स के अंदर ये जो खरीफ क्रॉप्स हैं उगाई जाती हैं, तो असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, यहाँ सभी जगह पर देखने को मिलेगा। देन उसके बाद जेड क्रॉप्स आती हैं, जेड क्रॉप्स उगाई जाती हैं
और हार्वेस्ट करी जाती है, यानी कि उगाकर उसी समय पर हार्वेस्टिंग हो जाती है इसकी, वो है मार्च और जुलाई के बीच में। ठीक है, यानी जो रबी और खरीफ क्रॉप के बीच का जो ये टाइम है, उस बीच में यहाँ पर जैद क्रॉप को उगाया जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, उनका यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर ये जैद क्रॉप्स उगाई जाती हैं, तो ज़्यादातर नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स हैं जहाँ पर ये सबको ग्रो किया जाता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है तीनों क्रॉप के बारे में, पहले क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे चर्चा हो रही है ऑक्सफैम रिपोर्ट के बारे में। तो ऑक्सफैम रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि देखो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिली है कंट्री के अंदर, खासकर कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, मतलब कि एक जनरल कैटेगरी वाले बेटर हैं काफ़ी ज़्यादा एक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से। तो ऐसा यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बोला है कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले ज़्यादा बेटर देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर। तो शार्प इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी, जो अलग अलग कास्ट हैं, रिलीजियस क्लासेस हैं, जेंडर कास्ट हैं, इनकी अकॉर्डिंग यहाँ पर ये देखने को मिला है। रिपोर्ट का टाइटल दिया गया है इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021। तो इंडिया का जो अनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी है, यहाँ पर यह बताता है कि जनरल कैटेगरी काफ़ी बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। हिंदू काफ़ी बेटर हैं रादर देन मुस्लिम्स, ऐसा यहाँ पे रिपोर्ट बताती है। रिचर सेक्शन वाले पीपल काफ़ी बेटर हैं देन पुअर। देन उसके बाद आज के टाइम पर जो अर्बन पॉपुलेशन है वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू द रूरल पॉपुलेशन। ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। देन उसके बाद यहाँ पे और क्या क्या बोला गया कि जो ये रिपोर्ट है ये बोलती है जो विमेन लिटरेसी रेट है वो इंप्रूव हुआ है, मतलब विमेन को थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करवाई है, विमेन लिटरेसी रेट इंप्रूव हुआ है। कौन से ग्रुप्स में? आप कह सकते हो कि जो भी आप यहाँ पर जनरल ग्रुप्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स आपको ये देखने को मिलेंगे, यहाँ पर ये कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ हो गई। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे कि एक गैप आपको बहुत बड़ा देखने को मिलेगा टॉप और बॉटम के बीच में। ठीक है, टॉप और बॉटम के बीच में गैप है लगभग 55.1% का, खासकर फीमेल लिटरेसी रेट के अंदर। तो मतलब कि जो फीमेल लिटरेसी है वो काफ़ी मतलब इंप्रूव तो हुई है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कम है आज के टाइम पे अगर हम लोग देखें तो। देन उसके बाद जो फीमेल लिटरेसी रेट मुस्लिम्स के अंदर अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लोअर है अगर उसे कंपेयर करें सारे रिलीजियस ग्रुप से, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी जो है हालांकि थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग बात करें तो जो वुमेन लिटरेसी रेट है वो काफ़ी हद तक आपको फिर भी लोअर देखने को मिलेगा। देन उसके बाद और क्या चीज़ें, तो सैनिटेशन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो 65.7% जो हाउस होल्ड है वहाँ पर एक्सेस देखने को मिलेगा, इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा इस चीज़ के अंदर, खासकर जनरल कैटेगरी में। वहीं पर बात करें जो शेड्यूल कास्ट हाउस होल्ड्स हैं वो लोग काफ़ी पीछे रहे हैं इस सैनिटेशन के अंडर भी। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। देन उसके बाद यहाँ पे और क्या है, इनइक्वालिटीज़ बार बार ये बोली गई है कि देखो जो मुस्लिम्स हो गए, हिंदूज हो गए, ठीक है, इनके रिगार्डिंग इनइक्वालिटी अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ पर कितनी ज़्यादा बड़ी है। जो एक तरीके से इंडिया के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिला है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ का, यानी कि जो भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ होती हैं, इंस्टीट्यूशन के अंदर जो डिलीवरीज़ होती हैं भारत के अंदर, वो इंक्रीज़ हुई हैं 38.7% से। और ये इंक्रीमेंट देखने को मिला, ये 2005 के अंदर था, और 78.9% ये आपको 2015-16 के अंदर देखने को मिलेगा। तो मतलब कि कहीं ना कहीं इसके अंदर भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। लेकिन इनइक्वालिटी आपको फिर भी बहुत सारे जो है कैटेगरीज़ के अंदर देखने को मिलेंगी, जैसे कि शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर, ठीक है, मुस्लिम्स के अंदर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है कास्ट के बेसिस पर। तो ऐसा यहाँ पर देखने को मिला है, और ये सारी रिपोर्ट पब्लिश करी है ऑक्सफैम रिपोर्ट ने। ओके, देन उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। सिंपल सा आर्टिकल है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, एक ही आर्टिकल आपको वर्ल्ड सेक्शन से रिलेटेड मिलेगा। बात ये करी गई है कि जो तालिबान आज के टाइम पर आप देख पाओगे काफ़ी सारे क्राइसिस क्रिएट करता हुआ नजर आएगा अफगानिस्तान के अंदर। तो अभी यहाँ पर तालिबान से एक मीटिंग होने वाली है, फिलहाल उसी के बारे में चर्चा होने वाली है। आने वाले टाइम पर होगी एक मीटिंग, और उसके बाद उसमें जो है बातचीत होने वाली है, जहाँ पे अफगानिस्तान सरकार और तालिबान मिलकर बातचीत करेंगे और देखेंगे ये कि किस तरीके से दोनों के बीच में ये सिचुएशन को रिजॉल्व किया जा सकता है। उसी के बारे में बहुत सारी चर्चा करी गई है, आने वाले टाइम पर वो हम लोग देखने वाले हैं। अभी से कुछ यहाँ पर ज़्यादा प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता। देन उसके बाद आएंगे पेज नंबर 12 के ऊपर, दैट इज वर्ल्ड बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल को। यहाँ पे बात ये करी गई है, इंडिया जो है एक तरीके से ऑन कोर्स फॉर 11% ग्रोथ दिस फिस्कल टू मीट डेफिसिट गोल। आज के टाइम पर आप देख पाओगे इंडिया के अंदर ये फिस्कल डेफिसिट देखने को मिला था। फिस्कल डेफिसिट का ये जो देखने को मिला था, इस फिस्कल डेफिसिट को एक तरीके से कम किया जाएगा, और कम करने के लिए यहाँ पे बोला यह जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन को बूस्टअप किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगा, उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट कम होगा।
ये बोला जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर आज के टाइम पर जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम, इन्होंने मंडे में बोला है कि इंडिया जो है एक तरीके से ग्रो हो रहा है, लगभग 11% से देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्रो हुआ था, लेकिन आज के टाइम पर यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट के बाद आने वाले टाइम पर इंडिया वापस से ग्रो करने वाला है। इंडिया जो है इसके अंदर वापस से अपनी ग्रोथ दिखाएगा, ऐसी बहुत सारे रिपोर्ट्स भी बताती हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। सिंपल सा है, ये बस खाली एक छोटा सा आइडिया आप लोग रख सकते हो। नाउ बढ़ते हैं आप लोग एडिटोरियल सेक्शन की तरफ, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को क्या है आज के आर्टिकल। तो यहाँ पर दिए गए हैं कुछ एडिटोरियल। पहला आर्टिकल बात करता है कांवड़ यात्रा के बारे में। अभी आपको मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट ने जो है बहुत सारी जगह पर कांवड़ यात्रा को कैंसिल कर दिया है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के अंदर सभी जगह पर कैंसिल किया गया। बोला यह गया है कि देखो राइट टू लाइफ है लोगों के पास, एक तरीके से यहाँ पे हो सकता है कि कोविड वापस से फैले, क्योंकि अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बताती कि आने वाले टाइम पे थर्ड वेव आना अभी बाकी है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर पहले से ही हम लोग एक प्रिकॉशन लेकर चल सकते हैं, और कांवड़ यात्रा को इन सब चीज़ों में ध्यान में रखते हुए जो है इसको कैंसिल किया गया है। लेकिन एग्जाम से रिलेटेड क्या है, एग्जाम से रिलेटेड ये आर्टिकल जीएस पेपर 1 कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जहां पर आपको पढ़नी है कांवड़ यात्रा के बारे में। कांवड़ यात्रा क्या है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं ये यात्रा एक पिलग्रिमेज ऑर्गेनाइज्ड है, एक तरीके से यहाँ पर एक पवित्र यात्रा देखने को मिलती है। हिंदू कैलेंडर के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा इन द मंथ ऑफ सावन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि देखो जो भी एक तरीके से भक्त होते हैं वो सैफरन कलर के कपड़े पहनते हैं, और एक तरीके से जो शिव जी के डिवोटीज़ होते हैं, शिव जी के भक्त होते हैं, ये कहाँ से ये जाते हैं एक तरीके से बहुत सारी होली प्लेसेस पर, बहुत सारी पवित्र जगह पर जाते हैं, जैसे कि हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री जो उत्तराखंड में है, सुल्तानगंज बिहार के अंदर, प्रयागराज हो गया, अयोध्या, वाराणसी, तो यहाँ सभी जगह पर ये लोग जाते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पे डिवोटीज़ होते हैं, और वहाँ पे जाकर जो गंगा जल होता है, ठीक है, गंगा रिवर में एक तरीके से आप कह सकते हो कि वहाँ का जल लेकर आते हैं। वहाँ से जल लेकर आने के बाद अपने जो भी लोकल टेम्पल्स हैं वहाँ पर शिवलिंग को चढ़ाया जाता है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं इस कांवड़ यात्रा में। देन उसके बाद यहाँ पे बोला यह जाता है कि कांवड़ यात्रा की तरह एक और बहुत ज़्यादा सिमिलर एक और फेस्टिवल मनाया जाता है, वो तमिलनाडु के अंदर है, जिसका नाम है कावाडी फेस्टिवल। ठीक है, अब यहाँ पे इस फेस्टिवल के अंदर क्या होता है, जो लॉर्ड मुरुगा हैं तो इनकी पूजा की जाती है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। कुछ ऐसी टाइप का बिल्कुल सिमिलर फेस्टिवल मनाया जाता है तमिलनाडु के अंदर। सिंपल सा आर्टिकल है। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल और बात करते हैं। देखो यहाँ पर अभी और क्या बात हो रही है, जो केरला के बारे में बातचीत हो रही है। मैंने आपको बताया केरला ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर छूट दी है अभी बकरीद के ऊपर, तो फिर उसी वजह से आर्टिकल आपको न्यूज़ में देखने को मिलेगा, वो मैंने अभी आपको पेज नंबर 1 पर बता दिया है। पहले हम लोग इस वाले आर्टिकल को डिस्कस करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला जा रहा है सर्विलेंस रिफॉर्म इज़ द नीड ऑफ आर, मतलब कि आज के टाइम पर जो पेगासस स्पाईवेयर है इसका काफ़ी बड़ा अटैक देखने को मिला है, और इसी की वजह से आज के टाइम पर हम लोग को सर्विलेंस रिफॉर्म करना पड़ेगा, मतलब कि निगरानी सबसे अच्छे से रखनी पड़ेगी। एक तरीके से बहुत सारे स्टेप्स उठाने होंगे साइबर अटैक को टैकल करने के लिए। क्या सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव लेकर चलती है साइबर अटैक को टैकल करने के लिए? अगर लेकर चलती है तो वो कौन कौन से हैं, आपसे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है। तो इस आर्टिकल को हम लोग नोट्स की फॉर्म में पूरी तरह से हिट करेंगे। बात करेंगे पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। पेगासस कौन सा जानवर होता है वो आपने थंबनेल में देखा होगा। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 साइबर सिक्योरिटी के, साइबर वॉरफेयर, इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है जहां पे बोला यह गया है जो ये पेगासस है ये एक मलिशियस सॉफ्टवेयर है, और इसने एक तरीके से सीक्रेटली बहुत सारे लोगों के फ़ोन में इसको एक तरीके से इंस्टॉल देखा है। बहुत सारी जो पब्लिक फिगर्स हैं इंडिया के अंदर उन सबके फ़ोन में देखा गया है, और उनकी एक लिस्ट पब्लिश करी गई है। ठीक है, और लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं, और वो लोग कौन कौन से वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले आपको जानना है ये पेगासस क्या है एग्जैक्टली। तो देखो पेगासस एक मालिशियस सॉफ्टवेयर है। अब ये मालिशियस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, जिसको हम लोग मालवेयर भी बोलते हैं। ये आपके कंप्यूटर को हैक कर लेगा, फ़ोन वगैरह को हैक करने में यहाँ पे काफ़ी सफल रहता है। इसको एक तरीके से एक स्पाईवेयर बोला जाता है, यानी जासूसी के लिए ये काम करता है। इसको एक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपके डिवाइस में इसको इंस्टॉल किया जाए, और डिवाइस से रिलेटेड फिर आपकी जितने भी जो इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उन सबको निकाला जा सकता है इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके। नाउ ये जो पेगासस स्पाईवेयर है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसको डेवलप किया गया था, इजरायली फर्म है एनएसओ ग्रुप, इसने बनाया था 2010 में। ठीक है, एनएसओ ग्रुप जिसको सेटअप किया गया 2010 में, इसी ने यहाँ पर पेगासस को डेवलप किया था। अब यहाँ पे जो पहला वर्जन था पेगासस का उसको डिस्कवर किया गया
इसको एक तरीके से जो भी रिसर्चर्स उन्होंने कैप्चर किया था 2016 में कि हाँ भाई ये पेगासस नाम की भी कोई चीज़ है। ठीक है, इसने यहाँ पर फ़ोन्स को इन्फेक्ट करने का काम करती है। यहाँ पे आपके जो टेक्स्ट मैसेज हैं, ईमेल्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें एक क्लिक के माध्यम से ही जो है ली जा सकती है। पहले यहाँ पर कुछ अलग चीज़ें हुआ करती थी। पहले आपके पास फ़ोन के अंदर एक लिंक आता था, अगर आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया तो आपके फ़ोन में मलिशियस सॉफ्टवेयर यानी कि जो पेगासस है ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन आज के टाइम पर ये एडवांस लेवल पर आ चुका है। आपके फ़ोन में व्हाट्सएप कॉल आएगी, व्हाट्सएप कॉल को आप उठाओ या ना उठाओ उसके बाद भी पेगासस सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये अल्टीमेट लेवल आ चुका है। देन उसके बाद यहाँ पे बोला गया है हाउएवर जो ये इजराइल का एनएसओ ग्रुप है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर चीज़ों को मोर एडवांस कर दिया है। ये पेगासस ग्रुप के अंदर आपको जीरो क्लिक अटैक देखने को मिलेगा। जीरो क्लिक मैंने आपको बताया, आपको क्लिक करना ही नहीं है फ़ोन में। क्या होगा, व्हाट्सएप पे कॉल आएगी, आपके फ़ोन के अंदर ये पेगासस इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये आज के टाइम पर ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। देन उसके बाद टारगेट की बात करें तो ये पेगासस सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली टारगेट किस किस को कर रहा है, तो जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो गए, जर्नलिस्ट, लॉयर्स हो गए दुनिया भर के, इनको यहाँ पे सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, जो भी आप कह सकते हो गवर्नमेंट के खिलाफ भी कुछ भी बोलते हैं लोग हैं, उनको भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा टारगेट देखने को मिलता है। और भारत के अंदर इंडियन मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ओपोजिशन लीडर्स हैं, इन सभी लोगों को टारगेट किया गया। इन सभी के नाम उस लिस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे जो कि स्पाईवेयर टारगेट में आते हैं। देन उसके बाद 2019 में व्हाट्सएप ने भी एक लॉ सूट फाइल किया था यूएस कोर्ट में इस इजराइल एनएसओ ग्रुप के अगेंस्ट में कि ये इस टाइप का साइबर अटैक है, काफ़ी खतरनाक है, मोबाइल डिवाइस से सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली जाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग हाल ही में भारत के द्वारा क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं इस साइबर अटैक को रोकने के लिए। अब साइबर अटैक को रोकने के लिए भारत ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए, ये आप अपने आंसर राइटिंग में मेंशन करोगे ही करोगे, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपके लिए काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ें और पहले से तैयार हो जाती हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है साइबर अटैक के बारे में, क्वेश्चन इस बार बन सकता है डेफिनेटली, बहुत ज़्यादा चर्चा में। नौ यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो स्टेप्स क्या क्या उठाए गए हैं, वो है साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव। इसको लॉन्च किया था 2018 में। वही है कि अवेयरनेस फैलाई जाए, जागरूकता फैलाई जाए साइबर क्राइम के रिगार्डिंग। देन उसके बाद दूसरी चीज़ लाई गई थी, दूसरा इनिशिएटिव था सरकार का, वो था नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये 2017 में लाया गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साइबर स्वच्छता केंद्र लाया गया। देन उसके बाद इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। देन उसके बाद कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ये सारी चीज़ें लाई गई थी। उसके बाद भारत के पास कुछ एक्ट भी हैं जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, पर्सनल प्रोटेक्शन बिल 2019। तो यहाँ सभी जगह पर कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात करी जाती है और यह साइबर अटैक को कहीं ना कहीं टैकल करने की बात करी जाती है। साइबर अटैक के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो टाइप्स में सबसे पहले बात करते हैं मालवेयर की, जो कि ये पेगासस है। अब ये मालवेयर क्या होता है, ये एक मालिशियस सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर है इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि आपके सिंगल कंप्यूटर को डैमेज कर सके, कंप्यूटर नेटवर्क को उड़ा सके। अब ये कुछ अलग अलग टाइप्स के होते हैं, देखो आपने रैंसमवेयर का नाम सुना होगा, एक होते हैं रैंसमवेयर, देन स्पाईवेयर, वॉर्म्स, वायरसेस, ट्रोजन्स, ये सारे जो है अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं मालवेयर के। और अभी जो न्यूज़ में है वो है पेगासस स्पाईवेयर, ये भी एक मालवेयर है। उसी के साथ यहाँ पर जो आप कह सकते हो कि ये साइबर अटैक होता है, ये दूसरे टाइप का होता है, उसमें बोला जाता है फिशिंग। ठीक है, फिशिंग एक ऐसा मेथड है जहाँ पर एक तरीके से जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठी की जा सकती है ईमेल और वेबसाइट के माध्यम से। देन उसके बाद आता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। यहाँ पर यह भी एक इस प्रकार का अटैक है जहाँ पर आपकी जो मशीन है उसको शट डाउन किया जा सकता है, उसके नेटवर्क को शट डाउन किया जा सकता है। देन उसके बाद उसी प्रकार से और भी बहुत सारे ये एक साइबर अटैक के टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये चर्चा है, तो आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे मैंने आपको बताया पेज नंबर 1 पर ये जो इन्फॉर्मेशन ये दवायर के द्वारा बताई गई कि एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर बहुत सारे यूज़र्स हैं, बहुत सारे मोबाइल यूज़र्स हैं जिनके मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर ये पेगासस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है इसको टाइटल दिया गया है पेगासस प्रोजेक्ट। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सारे लोगों का डेटा आज के टाइम पर खतरे में है और नाम आपको मैंने बताए थे, बहुत सारे लोग हैं जैसे राहुल गांधी और भी बहुत सारे लोग हो गए। उसके बाद बोला यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये प्रेस फ्रीडम को भी थ्रेट है, क्योंकि जर्नलिस्ट के ऊपर भी यहाँ पर ये निगरानी रखी गई, क्योंकि जर्नलिस्ट भी जो है सरकार के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें पोस्ट कर देते हैं, तो उनके खिलाफ यहाँ पर एक चेतावनी है, उनके खिलाफ एक धमकी है, ये पेगासस स्पाईवेयर। ठीक है, बहुत सारे जर्नलिस्ट का यहाँ पर नाम बताया गया है, नाम पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे नाम इनका पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो ये जर्नलिस्ट हैं इनके खिलाफ यहाँ पे पेगासस का इस्तेमाल किया जा सकता है और पेगासस का इस्तेमाल होता है। उसके बाद इंडिया का जो रैंक है वो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में कहाँ पर है, इसी वजह से, क्योंकि जर्नलिस्ट को इतनी फ्रीडम भारत के अंदर देखने को मिलेगी नहीं, उसी वजह से जो ये वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जहाँ पर एक तरीके से जर्नलिस्ट है उनके लिए यहाँ पे इंडेक्स बनाया जाता है,
अब यहाँ पे जो रिपोर्ट ये जो इंडेक्स है किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है इसको प्रोड्यूस किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। तो इन्होंने इंडिया की रैंक दी है 142 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, 180 में से 142 रैंक दी है 2021 के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि मतलब बिल्कुल भी काफ़ी हद तक कम छूट आपको देखने को मिलेगी जर्नलिस्ट को। देन उसके बाद ये जो पेगासस स्पाईवेयर है, इससे कहीं ना कहीं प्राइवेसी का हनन हो रहा है, आपके जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका हनन हो रहा है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें वायलेट हो रही हैं, तो इसके खिलाफ सरकार को एक सर्विलेंस स्टेप उठाने की ज़रूरत है। हम लोग को ज़रूरत है एक स्ट्रॉन्ग रोबस्ट मैकेनिज्म लेके आने की। देन उसके बाद बोला गया है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और साथ ही साथ जो पर्सनल लिबर्टी है, आपको आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 21 तक देखने को मिलेगा हमारे संविधान में, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको एक तरीके से यहाँ पे हनन करता हुआ नजर आएगा पेगासस स्पाईवेयर या पेगासस स्पाईवेयर के अलावा जो भी यहाँ पे साइबर अटैक्स देखने को मिल जाते हैं। आपको मालूम होगा फंडामेंटल राइट हमारे आर्टिकल का से कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए इसके बारे में। तो बताओ ज़रा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में, मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। यहाँ पे चर्चा हो रही है एजुकेशन को लेकर। बोला ये गया है इंडिया को प्रिपेयर होना का पड़ेगा अपने एजुकेशन सिस्टम को लेकर, क्योंकि आज के टाइम पर यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने एजुकेशन को लेकर काफ़ी बेहतरीन वर्क किया है। क्योंकि कोविड-19 आया, कोविड-19 पैंडमिक की वजह से स्कूल वगैरह शट डाउन हो चुके हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो शट डाउन होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें हुई हैं। अब बोला यह जा रहा है कि लगभग 16 महीने हो चुके हैं इस पूरे स्कूल को ओपन हुए हुए। हाँ ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट हो रही हैं। बच्चे हुआ एक तरीके से चीज़ों को अंदर क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी नहीं, तो कंट्री ने प्रमोट करना चालू कर दिया ई कनेक्टिविटी सोल्यूशन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन होने लगा। यहाँ पे कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट यहाँ पे देखने को मिला नहीं है टीचर्स और चिल्ड्रन के बीच में। ठीक है, तो ये पॉसिबल भी नहीं था कोविड के बीच में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फोकस दिया जा रहा है सब कुछ ऑनलाइन चीज़ों के ऊपर, लेकिन ऑनलाइन चीज़ों में एक कनेक्टिविटी बनती नहीं है। ई डिवाइसेस के माध्यम से कनेक्टिविटी बनती हुई नज़र नहीं आएगी। ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें अच्छे से आप कह सकते हो, छोटे बच्चों को आप नहीं समझा सकते हो, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, एक तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर जो बच्चे हैं उनकी पुअर स्टडिंग हो रही है, ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर और चीज़ें ये बोली गई हैं, जो ऑनलाइन एजुकेशन है आज के टाइम पर, देखो टीचर्स भी जो भी स्कूल में पढ़ाते थे वो भी इतने वाकिफ़ नहीं है इन सब चीज़ों से, वो भी इतने आप कह सकते हो फेमिलियर नहीं है इन चीज़ों से, उनको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं। ठीक है, जो भी एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइड किया गया है ऑनलाइन वो बिल्कुल सेम है जैसा कि क्लासरूम में प्रोवाइड किया जाता है, कोई डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा नहीं। कुछ चीज़ें यहाँ पे बच्चों ने सीखी नहीं है। ठीक है, बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सब कोई मतलब नहीं है। पेपर दिए जा रहे हैं स्कूल के अंदर, वो सब देख दाख के दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, वहाँ पे उस टाइप के यहाँ पे ग्रुप के अंदर आपको पेपर में आंसर लिख के अपना पोस्ट करना है। क्वेश्चन पेपर आपके पास आ रहा है, तो आप सब देख दाख के यहाँ पे काम करते हुए नजर आओगे। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं आज के टाइम पर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ये बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी है या फिर बच्चे की एबिलिटी है, उसके ऊपर यहाँ पे आप कह सकते हो कि नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है इस ऑनलाइन एजुकेशन का, क्योंकि इतना अच्छी तरीके से वर्क करता हुआ ये नज़र आया नहीं है। लेकिन उसी प्रकार से बात करें, बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ है जिन्होंने बहुत बेहतरीन स्टेप उठाया है। ठीक है, यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि भाई ऐसी पास हो गए हैं, अब जो एडमिशन होगा वो एक क्लास यहाँ पे खुदा देते हैं। ठीक है, क्लास 4 से डायरेक्ट क्लास 6 में पहुँचा देते हैं। तो यहाँ पे जो ये बच्चा है ना, बच्चे की प्रोडक्टिविटी, बच्चों की कैपेसिटी और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, वो उसकी जो पावर है और ज़्यादा यहाँ पे डाउन होती हुई नजर आएगी। ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। देन उसके बाद बात करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अलग अलग स्टेप्स उठाए हैं, जैसे कि कीनिया की गवर्नमेंट ने, देखो कीनिया की सरकार हो गई, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हो गई जिन्होंने यहाँ पर एकेडमिक ईयर स्टार्ट कर दिया है। एक तरीके से आप कह सकते हो उन्होंने जो भी एंटायर एकेडमिक ईयर था, एक तरीके से उन्होंने पास आउट नहीं किया, उसको वापस से रिपीट कर दिया है। ठीक है, कि ताकि जो है बच्चा वो चीज़ों को सीखे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनफैक्ट आपने देखा होगा कि बच्चे ने सीखा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ देख लिया क्या चल रहा है वो देख लिया, उसके बाद यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम वगैरह है वो सब देख दाख के कर दिए। यहाँ पे सीखना, यहाँ पे कुछ भी बना नहीं है। उसी तरीके से बहुत सारी कंट्रीज़ और हैं, फिलीपींस हो गया, इन्होंने यहाँ पर अपने जो क्लासेस के टाइम्स वगैरह है उसको एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे कोशिश ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बच्चों को इस तरीके से स्कूल में बैठाकर चीज़ें सिखाई जा सकें, चीज़ों को मेंटेन करते हुए। उसी तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हो और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि कनाडा हो गया और घाना हो गया, यूके हो गया। तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा फंडिंग करी है इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाएं इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, और काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क भी किया है।
इंडिया को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें सोचनी पड़ेंगी कि बच्चे ने कुछ सीखा नहीं है, तो उसको उसके लिए यहाँ पे क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर सबसे पहली बात वर्क करना ही होगा। देन उसके बाद आज के टाइम पर आप लोग देख पाओगे इस कोविड की वजह से हुई हैं ये सारी दिक्कतें। ठीक है, आज के टाइम पर चीज़ें आने वाले टाइम पर कब सॉल्व होंगी हमें पता नहीं है, तो उसके लिए पहले से यहाँ पे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। आने वाले टाइम पर कब ये चीज़ें आप कह सकते हो सॉल्व होती हुई नज़र आती हैं, कब यहाँ पे स्कूल्स प्रॉपरली खुलते हैं, ये चीज़ें अभी कुछ पक्का आपको देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। देन उसके बाद यहाँ पे बोला यह जा रहा है कि टीचर्स को भी आप लोग यहाँ पर एक तरीके से काफ़ी हद तक प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखने को मिल जाती है, एक सेकेंड, हाँ, ये चीज़ देखने को मिल जाती है। आज के टाइम पर हम लोग को ज़रूरत यह है कि जो भी ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसको रिजुविनेट करने के लिए नए नए प्रोग्राम्स चलाने पड़ेंगे, इसको वापस से जीवित करने के लिए नए प्रोग्राम्स चलाने पड़ेंगे। ठीक है, फोकस रखना पड़ेगा हम लोग को। एक तरीके से हम लोग स्कूल्स को भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ ने स्कूल्स को ओपन किया है। आप एक हाई सेफ्टी मेजर्स के माध्यम से जो है इसको ओपन कर सकते हो। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। देन उसके बाद यहाँ पर बोला यह गया है कि आप लोगों को जो ये एजुकेशन वगैरह है इसको रिड्यूस नहीं करना है। एक तरीके से यहाँ पे है क्या, सिलेबस वगैरह कम कर दिया है, आराम से आप जाओ पेपर दो और घर पे बैठ के पेपर देना है, चीज़ें ख़त्म। तो इन चीज़ों के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है काफ़ी हद तक कम होती हुई नज़र आएगी। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि कंट्री ने ऑलरेडी इस पेंडेमिक के टाइम पर बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। अब बहुत सारी आप कह सकते हो बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी वगैरह सब कुछ कम हुई है, इमेजिनेशन की कैपेबिलिटी कम हो गई, एग्ज़ाम देने की कैपेबिलिटी कम हो गई है। तो यहाँ पर आप लोगों को कोई ना कोई स्टेप उठाना पड़ेगा इस एजुकेशन को वापस से रिवाइव करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद आते हैं लास्ट आर्टिकल की तरफ। तो लास्ट एडिटोरियल यहाँ पर बात करता है अ मोर ह्यूमन पुलिस फोर्स के बारे में। अब देखो यहाँ पे बोला यह जा रहा है आज के टाइम पर बहुत सारी कस्टडी डेथ देखने को मिलती है, कस्टडी से रिलेटेड डेथ देखने को मिलती है। उसके पीछे जो इंडियन पुलिस फोर्स है उसका बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। कस्टडी के अंदर जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो किसी व्यक्ति को लिया गया, ठीक है, उसी कस्टडी के अंदर उस व्यक्ति की डेथ हो गई है। अब यहाँ पर होता ये बहुत ज़्यादा है, हम लोगों ने बहुत सारे केसेस हाल ही में देखे भी हैं। अब देखो बहुत सारी कंट्री का यहाँ पे डेटा बताया गया है। 1 अप्रैल से लेकर नवंबर 30 2015 की बात है, लगभग 25,357 केसेस रजिस्टर करे गए थे इस पुलिस कैटेगरी के अंडर में, जहां पर 330 केसेस जो है कस्टोडियल टॉर्चर किया है, मतलब कि कस्टडी के अंदर टॉर्चर किया गया। और अलग यहाँ पे 24,000 के आसपास जो केसेस हैं वो अलग दूसरे केसेस के अंदर देखने को मिले। ये जो नंबर है ये किसने शेयर किया, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, किरण रिजिजू, इन्होंने यहाँ पर इसको शेयर किया है लोकसभा के अंदर। बोला यह है दूसरी कंट्री के साथ अगर हम कंपेयर करें तो भारत के अंदर एक कस्टडियल डेथ वगैरह भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी अगर बात करें तो यहाँ पर 1989 से लेकर 2011 तक, यहाँ पे 1989 से लेकर 2011 तक जो भी कस्टोडियल डेथ हुई है वो बहुत कम है, 700 डेथ हुई हैं। लेकिन यूके इंग्लैंड के अंदर बात करें तो यहाँ पर भी आपको कस्टडी डेथ बहुत कम देखने को मिलेगी। 1990 से लेकर 2015 तक का डेटा है, 1542 डेथ हुई है। और उसके बाद यूएस के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपको कस्टडियल डेथ बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं। कस्टडी के अंदर डेथ हो जाती है, इतना टॉर्चर किया जाता है उस व्यक्ति को। यहाँ पर क्या है, जो इस टॉर्चरिंग के पीछे एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो भी ये चीज़ें देखने को मिलती, जो भी पुलिस वाला है उसका भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बिहेवियर देखने को मिलता है। इंडियन पुलिस फोर्स के अंदर अगर हम लोग बात करें, जो लोअर रैंक के पुलिस पर्सनल होते हैं वो एक तरीके से अब्यूज़ करे जाते हैं अपने सुपीरियर्स के द्वारा। जो भी उनके ऊपर वाले रैंक के लोग होते हैं उनको, अपने छोटे मोटे रैंक वाले लोगों को अब्यूज़ करते हैं, उनको गालियाँ देते हैं। ठीक है, और आप कह सकते हो कि बहुत सारे जो सीनियर रैंक के लोग होते हैं ये सारी चीज़ें करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, वो सब आप कह सकते हो कि वर्क करते हैं इन ह्यूमन कंडीशंस के अंदर में नाउ। तो ये इस चीज़ के लेकर हमें कहीं ना कहीं रिफॉर्म लाना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पर जो ये सीनियर रैंक वाले ऑफिसर्स आपको देखने को मिलेंगे, इनकी वजह से भी यहाँ पर कस्टडी डेथ हो जाती है। देन उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो उनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी बुरा प्रभाव करते हुए नजर आएंगे। एक तरीके से जो अपने नीचे वाले रैंक वाले लोग हैं उनको गालियाँ वगैरह देते हुए नजर आएंगे। इस तरीके का यहाँ पर सिनेरियो आज के टाइम पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पर हमें करना यह होगा कि देखो बहुत सारे जो सिटीजन्स हैं उनके साथ बहुत बुरी तरह से डील किया जाता है, बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे पुलिस वालों के साथ। ठीक है, तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं इंप्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई हैं जिन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए हैं इस रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग कि हाँ एक हेल्दी पुलिस सिस्टम को लाना पड़ेगा, तो उसके लिए बदलाव लाने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को फोर्स किया गया कि आप लोग इसके अंदर आओ, इसके अंदर आप लोग इंटरफेयर करो और जो एक तरीके से
जो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो भी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है वो इंप्लीमेंट करो, और यहाँ पर जो पुलिस ये रिफॉर्म्स है इसके अंदर ये पुलिस रिफॉर्म्स लाए जाएं। ठीक है, पुलिस रिफॉर्म्स के लिए मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा, पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में एक बार और हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल है ना इसमें आप एग्जाम के लिए ज़्यादा कुछ देख नहीं पाओगे। पुलिस रिफॉर्म एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पुलिस रिफॉर्म के रिगार्डिंग मैं नोट्स पहले काफ़ी पहले प्रोवाइड करवा चुका हूँ। सर्च करना आप लोग, शायद वो दीपक यादव एजुकेशन वाले चैनल पर मिल जाएंगे। देखो दो चैनल हैं टेलीग्राम के, दीपक यादव एजुकेशन और दीपक यादव एजुकेशन नोट्स, तो दोनों को ज्वाइन कर लेना, तो शायद वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसको एक बार सर्च करना, वहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएंगे पुलिस रिफॉर्म्स के अंदर हम लोग क्या क्या रिफॉर्म्स ला सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। आज के टाइम पर आप लोग देख पाओगे कि ज़रूरत है ऐसे यहाँ पर करने की, और ज़रूरत है हम लोग को एक मेजर रिफॉर्म लाने की इंडियन पुलिस फोर्स के अंदर, ताकि ऐसी चीज़ें ना देखने को मिले, क्योंकि जो सीनियर रैंक ऑफिसर्स वाले ये व्यक्ति हैं या ऐसा अब्यूज़ वगैरह करते हुए ना नजर आए। उसके बाद यहाँ पर लोगों को पुलिस रिफॉर्म्स के अंदर ये चीज़ें बदलाव लाए जा सकें, जैसे कि कस्टडी के अंदर इतना बुरी तरीके से टॉर्चर ना किया जाए कि उस व्यक्ति की डेथ हो जाए। तो इन चीज़ों के अंदर कहीं ना कहीं हमें बदलाव की ज़रूरत देखने को मिलेगी। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।